हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं जो आपके नीट और एम्स एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें हम जो है नीट और एम्स एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो आपको 11th क्लास एनसीईआरटी का एक टॉपिक अभी मैं करवा रहा था जो सेल यूनिट से आता है। तो सेल में ये जो टॉपिक है ये बायोमॉलिक्यूल के नेम से आपके यहाँ चैप्टर है। इसके मैंने आपके 2-3 लेक्चर अभी लिए हैं जो कि इंट्रोडक्शन के लेक्चर थे। तो उसी के कंटिन्यूएशन में इस लेक्चर को रखते हुए हम आगे चलेंगे। अभी तक के जो लेक्चर में जो चीज़ें हमने कवर की है उसमें बेसिकली मैंने आपको बताया है कि पॉलीमर कॉन्सेप्ट क्या होता है बायोमॉलिक्यूल में और मोनोमर कॉन्सेप्ट क्या होता है। और सबसे लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था तो ये बोर्ड पे जो मेरे पीछे जो ये टेबल पड़ा है इसको हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो है मोनोमर, पॉलीमर, पॉलीमराइजिंग बॉन्ड, कैसे जो है एक बायोमॉलिक्यूल जो प्रोटीन है या पॉलीपेप्टाइड उसके मोनोमर को अमीनो एसिड, बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड, और कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड जो दूसरा कैटेगरी है इसके मोनोमर को मोनोसैकेराइड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए और आरएनए होते हैं इनका मोनोमर न्यूक्लियोटाइड है और इनके बॉन्ड को फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और यहाँ जो तीसरा है फैट या आयल, और इसका जो कंपोनेंट होता है इसके ये मोनोमर ना होके कंपोनेंट होते इसलिए मैंने इसे स्टार असाइन किया है। ये फैटी एसिड अल्कोहल है और यहाँ बॉन्ड जो होता है वो एस्टर बॉन्ड होता है। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी थी। ये मैंने लास्ट वर्क आपको बताया था कि इतनी बातें पहले आप याद रखिए। जैसे ये एकदम नई सब्जेक्ट शुरू हो रहा है ना, मैंने बोला ना कि आगे चल के ये जो है बायोकेमिस्ट्री नेम से बायोलॉजी का एक ब्रांच बन जाता है। ये जो बायोमॉलिक्यूल आपके यहाँ है ये अपने इन्फेंट फार्म में है, बच्चे के फार्म में है। बट जब अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे, कोई भी कोर्स करेंगे, चाहे एमबीबीएस करते हैं, बीएससी करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, तो वहाँ बायोकेमिस्ट्री का एक पेपर अब कंपलसरी है। इवन अब 10+2 में भी बायोकेमिस्ट्री आने लगा है। तो आगे चल के ये फील्ड काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो जब कोई फील्ड को आप स्टार्टिंग करते हैं, जैसे 11th में जब आपको स्टार्ट किया गया तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टेबल पढ़ाई गई, मतलब उसे फेमिलराइज किया जाता है। ऐसे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने पढ़ना शुरू किया तो वहाँ सबसे पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ाया गया, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ाया गया। ठीक उसी तरीके से जब आपको फिजिकल पढ़ाई गई तो आपको स्टेट ऑफ मैटर के क्लासिफिकेशन पढ़ाए गए। इसी तरीके से आज आप जो है बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो आपको बायोकेमिस्ट्री के बेसिक्स से फेमिलियराइज किया जा रहा है, इससे आपसे फेमिलियर किया जा रहा है। तो इस सीक्वेंस में आपको जो बेसिक टाइप के बायोमॉलिक्यूल हैं, जिनकी कैटेगरी मैंने 4 बेसिक बायोमॉलिक्यूल को हम लेके चले हैं, जिन्हें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये इनके पॉलीमर फॉर्म है, उनके मोनोमर फॉर्म है और पॉलीमराइजिंग बॉन्ड। पॉलीमराइजिंग बॉन्ड मोनोमर को जोड़ने के लिए चाहिए, जो मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में बता रखा है। अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं, यहाँ 20 से देख रहे हैं, तो प्लीज़ पहले इसके पुराने जो वीडियो लेक्चर है उनको देखिए। देखिए आपको ये लेक्चर एक सीक्वेंस में मिले, इसी वजह से मैं इन सब को इन पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में इसे एडजस्ट कर देता हूँ। यानी जब मैं आपको टेलीकास्ट करता हूँ तो ये आपको एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिलते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, प्लेलिस्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने बना रखी है, ताकि आपको आपका सिलेबस याद हो जाए और आपको वीडियो बहुत सर्च न करना पड़े, वो एक सीक्वेंस में अवेलेबल हो और वो सीखने के लिए उसी सीक्वेंस में आपको चाहिए। तो आप प्लीज़ उसको इस तरीके से फॉलो करिए। और अगर अभी आप नए हैं मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 1-2 वीडियो देखिए और किसी एक चैप्टर को उठाइए तो उसको देखिए और इसके बाद जजमेंटल होइए। और जब आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है, आपको ये पसंद आ रही है, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए।
सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करिए। जब आप इसे शेयर करते हैं तो YouTube पर इसके रिकमेंडेशन आने लगते हैं। तो अगर ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो ये रिकमेंडेशन लोगों को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। और मुझे जो मैं अपनी इफ़र्ट लगा रहा हूँ, जो अपनी मेहनत लगा रहा हूँ, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट लेके आ रहा हूँ, जो आपके नीट एग्ज़ाम के बिल्कुल रेलिवेंट है, इससे आप नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकेंगे। इस बात पे लोग बिलीव नहीं करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने से ही काम चल जाएगा, ये रेलिवेंट है कि नहीं। इसी वजह से मैंने अपने स्टूडेंट की टेस्टिमोनियल यहाँ यूट्यूब चैनल पे लॉन्च कर रखी है। कुछ स्टूडेंट जिनकी सक्सेस स्टोरी है उसे भी आप देखिए, इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए मैंने डाल रखा है, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा मेरा हेल्प करिए कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जाए और इसे कंटिन्यूटी में देखिए और जो मैं बताता हूँ उसे फॉलो करिए। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे देर न करते हुए। तो जैसा हमारा जो टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल का, तो मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करते हुए आपको आगे ले चलता हूँ। अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ ली कि जो 4 बेसिक टाइप के पॉलीमर हैं या बायोमॉलिक्यूल हैं, आपको पहले क्या बताया था, बायोमॉलिक्यूल या तो पॉलीमर है या तो मोनोमर है। ये क्लासिफिकेशन हालांकि मैंने सिंपलेस्ट फार्म कर दिया, कहीं कहीं आपको बुक में इंटरमीडिएट फार्म भी मिलेंगे, ओलिगोमर, वो भी मैंने मेंशन कर रखा था। लेकिन सिंपलिसिटी को इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आपको इनिशियली समझ में आए। एक बार जब आप बेसिक फ्रेमवर्क को समझ जाएंगे तो जो टेक्निकलिटी है, जो माइन्यूट डिटेल है, उसको अपने आप पकड़ने लगेंगे। तो इसीलिए मैंने लेक्चर में जानबूझ के इसे बेसिक रखा है ताकि आप समझ जाएं। देखिए, जो लेक्चर होता है ना, एक टीचर का मेरा जो लेक्चर है जो आपको हेल्प करेगा, ये सप्लीमेंट्री होता है। मतलब सप्लीमेंट्री होने का मतलब ये है ना कि जैसे आप जो है दूध में हॉर्लिक्स डाल के पीते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि असली न्यूट्रिएंट तो दूध में होता है। ठीक है, कोई भी डाइट चार्ट बनता है तो उसमें जो है हॉर्लिक्स की अमाउंट नहीं होती है, उसमें दूध की अमाउंट होती है। हॉर्लिक्स डाला जाता है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए टेस्ट का, और कुछ अगर न्यूट्रिएंट्स और गायब हैं तो वो माइन्यूट उसमें मिल जाए। हॉर्लिक्स में एक ब्रांड न करके आप कोई भी रख लीजिए, मतलब कोई भी उसमें आप एडिटिव करते हैं, डालते हैं। तो जो लेक्चर है ना, ये जो है ये आपका हॉर्लिक्स जैसा है। ये काम तभी करेगा ना जब उसमें मिल्क होगा, यानी कि सेल्फ स्टडी होगी। मतलब आपको सेल्फ स्टडी इसके साथ रखनी पड़ेगी कि आप लेक्चर सुनिए और सुनने के बाद एक कंक्लूजन, एक समरी जब आपके दिमाग में आ जाती है तो आप बुक रीडिंग करिए और फिर से अपने कंक्लूजन निकालिए। वो आपके दिमाग में बनने लगेंगे कंक्लूजन, तब आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर होंगे और तब आपका अप्रोच अच्छा होगा। तब जो डिजायर अप्रोच है वो आप ला पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये मान के चलता हूँ हर लेक्चर में, जैसे अभी मैं पीछे जो पढ़ा चुका हूँ तो मैं ये मान के चला हूँ कि आपने वो सब कर लिया है। ठीक है, तो उसे बार बार जब मैं रेफरेंस दे रहा हूँ तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वो पढ़ लिया है, और ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि हमने पढ़ा था, अब देखिए ये हमें पीछे जाना पड़ रहा है। बायोमॉलिक्यूल में हमने पढ़ा था कि वो मोनोमर होते हैं, पॉलीमर होते हैं। तो ये है इसका पॉलीमर वाला सेक्शन, ये है इसका मोनोमर वाला सेक्शन। फिर आपको बताया था मोनोमर पॉलीमर से कैसे जुड़ेगा, पॉलीमराइजिंग बॉन्ड से। जैसे अगर आपको डायग्राम याद हो तो मैंने इस तरीके के डायग्राम बनाया था कि अगर पॉलीमर दिखाते हैं तो पॉलीमर कुछ ऐसा है जैसे बीड्स लगे होते हैं नेकलेस में, इस तरीके से। इसमें जो इंडिविजुअल है इसको हम मोनोमर बोलते हैं। ये मोनोमर्स है, ये भी मोनोमर है। तो दो मोनोमर आपस में जुड़े कैसे हैं? ये जुड़े हैं पॉलीमराइजिंग बॉन्ड से।
ये वो बॉन्ड है जिससे जुड़े हैं। कैसे नेकलेस में दो बीड्स, दो मोती आपस में कैसे जुड़े होते हैं, एक धागे से जुड़े होते हैं। अगर धागा टूट जाए तो नेकलेस नेकलेस नहीं रह जाता है, सारे मोती अलग हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से एक पॉलीमर तभी तक पॉलीमर है जब तक इसका पॉलीमराइजिंग बॉन्ड इसमें इंटैक्ट है। तो आपको यही चीज़ बताई जा रही है कि अगर आप प्रोटीन का पॉलीमर है, मतलब इस पॉलीमर को, ये पूरी चीज़ पॉलीमर है ना, इस पॉलीमर को अगर आप प्रोटीन मान ले और इन मोनोमर को अगर अमीनो एसिड मान ले, ये डिफरेंट अमीनो एसिड हैं, ठीक है, और इन बॉन्ड को तब आप मान लेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। मेरी बात समझे? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या हुआ? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल पॉलीमर हुआ जिसमें इसके मोनोमर अमीनो एसिड पॉलीमराइजिंग बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बार बार रिपीटेड सीक्वेंस में जुड़े होते हैं। तो इसी वजह से प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड, पॉली मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे कब? जब दो अमीनो एसिड आएगा, और अमीनो एसिड है क्या? ये मोनोमर है प्रोटीन के लिए। तो जाहिर सी बात हुआ, यहाँ पे समरी क्या निकल के आया कि एक्चुअल में प्रोटीन एक पॉलीमर है, बायोमॉलिक्यूल है, इसके मोनोमर अमीनो एसिड है और पॉलीमराइजिंग बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है। अब इसी बात को फिर से रिप्लेस करके देखिए एक ही डायग्राम पे। अगर यही जो है मोनोमर मोनोसैकराइड हों कार्बोहाइड्रेट के केस में, तो ये इस तरीके से मोनोसैकराइड हो जाएंगे और इनकी चेन बनेगी, क्योंकि मोनोसैकराइड जब बहुत सारे होंगे तभी तो इसे पॉलीसैकराइड कहोगे। पॉलीसैकराइड का मतलब इन्हें बहुत सारे रिपीटेड यूनिट बार बार आ रही हैं। इनको कभी कभी बिल्डिंग यूनिट्स भी बोलते हैं। जैसे इस मकान को बनाने के लिए ईंट ब्रिक्स जो है एक यूनिट है, ठीक उसी तरीके से पॉलीमर को बनाने के लिए मोनोमर भी एक यूनिट है। जैसे सेल को यूनिट मानते हो, ऐसे मॉलिक्यूल के लेवल पे ये भी यूनिट है। और इनका जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? तो इस बार जो बॉन्ड होगा वो ग्लाइकोसिडिक होगा। ठीक, अगर इसी लाइन ऑफ आर्गुमेंट पे आए तो डीएनए और आरएनए में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। इस बार इन मोनोमर की जगह क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड। और बॉन्ड की जगह क्या होगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और यहाँ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच बॉन्ड ये होता है। अब एक बात जो आपको जाननी है, ये मेरे ख्याल से आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो टेबल बनवाने का मतलब क्या है? 1 मिनट प्लीज। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे टेबल बनवाने का मतलब क्या है, कि आपको समझाना कि पॉलीमराइजिंग बॉन्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, मोनोमर का क्या इंपॉर्टेंस है, पॉलीमर का क्या इंपॉर्टेंस है, और कैसे ये चार बेसिक टाइप के जो आपको पॉलीमर, मोनोमर और पॉलीमराइजिंग बॉन्ड है, उसमें एक सिमिलरिटी, एक कॉमनैलिटी दिखती है, एक कॉमन अप्रोच दिखता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब मैं एक और बात बताऊं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जितने पॉलीमराइजिंग बॉन्ड है, ठीक है, इन सब बॉन्ड में एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, इनमें एक खासियत होती है। ये सब मैं बता रहा हूँ कि इन सब बॉन्ड में, जैसे मैं एक एक को दिखाता हूँ बना के, इन सब बॉन्ड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। जैसे सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड को देखते हैं, तो इसमें देखिए जो एक अमीनो एसिड होता है, तो अमीनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर में एक अल्फा कार्बन होता है। इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन से एक तरफ अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है, एक तरफ एसिड ग्रुप जुड़ा होता है। एसिड ग्रुप में ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, इसी वजह से इसका नाम अमीनो एसिड्स। दूसरा जो ये जो ग्रुप है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है और यहाँ पे एक आर ग्रुप जुड़ा होता है। जो आर ग्रुप है ये फ्री है, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब
यहाँ जो है R ग्रुप जो है आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ऐसे हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। जैसे यहाँ पे आप रख सकते हैं, जैसे मैं वो एग्जांपल ले लूँ जो आपके बुक में मेंशन किए गए हैं। जैसे ये देखिए, ये आप थोड़ा याद रखिएगा, पेज नंबर 145 एनसीईआरटी बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में, इसमें जो आपको 3 जो है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर मेंशन की गई है। इसमें एक ग्लाइसिन है, एक एलेनिन है और एक सेरीन है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में क्या हो जाता है कि इस R = H एक हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं। अब हो सकता है R = CH3 एक मेथिल ग्रुप, ये भी आपको मेंशन है, मेथिल ग्रुप एलेनिन में है। जब R = H है तो ये सबसे बेसिक टाइप का अमीनो एसिड है जिसे बोलते हैं ग्लाइसिन, ठीक है। और जब R = एक मेथिल ग्रुप है तो इसे बोलते हैं एलेनिन, एलेनिन। और जब R = यहाँ पे CH2OH ग्रुप है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सेरीन, ठीक है। ये आपको बुक में मेंशन है। अब अमीनो एसिड के ये जो 3 शुरुआत के इनके नेम में होते हैं, ये इनका कोड कहलाता है, 3 लेटर कोड। तो पूरा ग्लाइसिन न लिख के GLY लिखा जाता है, पूरा एलेनिन न लिख के ALA लिखा जाता है, पूरा सेरीन न लिख के SCR लिखा जाता है। इसका एक सिंगल लेटर कोड भी होता है जो आपको केमिस्ट्री वाले बुक में मेंशन होगा। जैसे बायोकेमिस्ट्री के 2 एस्पेक्ट हैं, एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, एक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यही चैप्टर आपको 11 की केमिस्ट्री में भी है, लास्ट चैप्टर। जब उसमें आप जाके देखेंगे इस बायोमॉलिक्यूल को, वहाँ भी सेम टाइप की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको भी साथ में पढ़िए। वो थोड़ा और इजी लैंग्वेज में दिया गया है, वहाँ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेलिंग ज़्यादा है। लेकिन मेरा जो सिलेबस है, मुझे जो पढ़ाना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है। तो हमारे यहाँ 1 लेटर कोड ना हो के 3 लेटर कोड ही अभी जो है कस्टमरी में है, इसको ज़्यादा यूज किया जा रहा है, इसलिए मैं 3 लेटर कोड बता रहा हूँ। बट होता 1 लेटर कोड भी है, ठीक है। वो सिंगल लेटर होता, PQRS ऐसे करके होता है। तो इस तरीके से ये एक अमीनो एसिड हो गया। अब आपने क्या पढ़ा था कि पेप्टाइड बॉन्ड 2 अमीनो एसिड के बीच बनते हैं, तो आपको 2 अमीनो एसिड बनाना पड़ेगा। ये दूसरी अमीनो एसिड ले लेते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि जब बॉन्डिंग होती है तो एक अमीनो ग्रुप और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो इधर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लिखना पड़ेगा, न कि दोनों अमीनो एसिड ग्रुप। और यहाँ जो है इधर एक अमीनो ग्रुप हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ R हो जाएगा। अगर देखो ये दोनों सेम भी हो सकते हैं कि दोनों ग्लाइसिन दोनों पोजीशन पहुँच सकती है, ऐसा कोई रोक नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो, बस हमारा मतलब ये है कि ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरी अमीनो एसिड है, और इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा पेप्टाइड बॉन्ड, उस बॉन्डिंग को देखना। तो देखो बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ ना इसको थोड़ा इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। NH2 ही है, NHH, ठीक है। अब इस बॉन्डिंग में क्या होता है, ये जितने टाइप की बॉन्डिंग होती है, इन सब बॉन्ड को बोला जाता है एनहाइड्रस बॉन्ड, ठीक है। इन्हें बोला जाता है एनहाइड्रस बॉन्ड, ये आपको मेंशन किया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में। या फिर इसे बोला जाता है डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन बॉन्ड, डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन बॉन्ड। ये अपने आप में कुछ एक्सप्लेनेटरी वो लिया हुआ है, टर्म लिया हुआ है। डिहाइड्रेट होने का मतलब क्या होता है, वाटर का रिमूवल। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, वाटर का रिमूवल। कंडेंस होने का मतलब चीज़ें कंडेंस होनी, जुड़ जानी। जैसे ये 2 मॉलिक्यूल थे, ये कंडेंस होकर एक हो जाएंगे। तो यहाँ जो है देखो बॉन्डिंग में एक वाटर मॉलिक्यूल निकलना है, तो वाटर मॉलिक्यूल में इस तरीके से यहाँ जो है वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, इधर से OH इधर से H। ये बड़ा स्पेशल टाइप का रिएक्शन है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे
तो वहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाई जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आपसे केमिस्ट्री में पूछा जाता है, क्योंकि स्पेशल बात क्या है कि जनरली एसिड से हाइड्रोजन मिलता है और NH2 बेस है, उससे जो है OH ग्रुप मिलता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, एसिड जो OH दे रहा है और ये हाइड्रोजन दे रहा है। ये कैसे पॉसिबल होता है, ये बात आप मैकेनिज्म में समझेंगे। यहाँ जस्ट इसको याद रखना है, ठीक है। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो देखो बॉन्डिंग कुछ ऐसे होती है। बॉन्डिंग में क्या बचा, ये हाइड्रोजन है, इधर बचा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फ्री एंड है, ये हाइड्रोजन है, ये R1 मान लिया, और यहाँ जो बच गया NH, और इधर जो बच गया CO, ठीक है। तो इस चीज़ को आप पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हो। और दूसरी तरफ फिर से यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ एक अमीनो ग्रुप है और यहाँ पे R2 ग्रुप है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन हो, जैसे इसमें एक पेप्टाइड है, 2 अमीनो एसिड जुड़े हैं, तो इसको हम डाईपेप्टाइड बोलते हैं। अगर ये एक और इसमें कॉन्टिन्यूएशन में जोड़ देते तो ट्राईपेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एक एंड को अमीनो एंड बोलते हैं, ये अमीनो एंड है, और इसे जो है एसिड एंड बोलते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बोलते हैं, ठीक है। इसका रोल ये होता है कि कुछ एंजाइम यहाँ बाइंड करती हैं, कुछ एंजाइम यहाँ बाइंड करती हैं। जैसे आप पढ़ते हैं अमीनो पेप्टिडेज, ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज डाइजेशन में, तो वो बताता है कि उनकी बाइंडिंग साइट क्या है, अमीनो एंड पे बाइंड हो रहा है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पे बाइंड हो रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड मैंने आपको समझाया कि इस बॉन्ड में क्या खास बात। अब यहाँ जब ये ऐसा बना तो ये देखो वाटर का मॉलिक्यूल इससे रिमूव हुआ, और ये जो रिएक्शन है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि अगर इसमें फिर से वाटर को आप ऐड करोगे तो ये वाटर अपनी अपनी पोजीशन पे ऐड हो जाएगा और ये दोनों मॉलिक्यूल फिर से इन 2 अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अभी इन दोनों को जोड़ के आप सिंथेसिस कर रहे हो, और जब इसका ब्रेक डाउन होता है इस बॉन्ड का, तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, और इसी बात को आप एक्चुअल में बोलते हैं डाइजेशन। बस एक और चीज़ लगा दिया जाता है, एंजाइम। तो एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ही डाइजेशन होता है। तो जब तक आप मॉलिक्यूल को समझेंगे नहीं तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि उसके फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो है इसको मैं यहीं होल्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।